अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। 7th लेक्चर है। आज अलजेब्रा का टॉपिक है हमारा लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। आई होप कि प्रीवियस लेक्चर में आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक है आज का लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। डेफिनेशन देख लें इसकी ज़रा। लेट S इज इक्वल टू V1 V2 V3 so on VR be a set of vectors in a real vector space V. The set S is called linearly dependent if there is at least one vector in the set S which can be expressed as a linear combination of the other vectors in S. मतलब कि आपने क्या करना होगा, एक वेक्टर स्पेस V है, आपने उसका सबसेट लेना होगा। ठीक है, सबसेट में कुछ वेक्टर्स होंगे। ठीक है, आप उस सबसेट के वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट कब कहेंगे, जब उनमें एटलीस्ट, ठीक है, कम से कम एक वेक्टर ऐसा हो जिसको आप एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर इन दैट सेट शो कर सके। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपके सेट एस में 4 वेक्टर्स हैं, ठीक है, देन उनमें से कोई एक कम से कम एक ज़रूर होना चाहिए ऐसा कि आप उस एक को बाकी 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में राइट कर सकें। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहें तो जो सेट एस है, ठीक है, उन सब उसका जब आप लीनियर उसके जब जितने भी उसमें वेक्टर्स हैं उन सब का जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन राइट करें, ठीक है, उसको ज़ीरो होने के लिए, अगर वो ज़ीरो हो रहा है, ठीक है, तो ज़ीरो होने के लिए कंडीशन ये है कि जो कांस्टेंट यूज़ करेंगे आप लीनियर कॉम्बिनेशन में वो सारे के सारे ज़ीरो ना हो। मतलब कि जब आप उन वेक्टर्स का, ठीक है, जो ये वेक्टर्स है V1 2 3 4, ठीक है, जब इनका आप लीनियर कॉम्बिनेशन राइट करेंगे, ठीक है, K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस K3 V3 सो ऑन, जितने भी यहाँ पर आप कांस्टेंट यूज़ करेंगे, ठीक है, इनके सारे के सारे ज़ीरो ना हो। ठीक है, चंद एक ज़ीरो हो जाए तो इट्स ओके। ठीक है, सारे के सारे ज़ीरो ना हो। ठीक है ना, इसके ज़ीरो होने के लिए K1 K2 ये सारे के सारे ज़ीरो ना हो, देन आप इसको क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मेरे पास एक सेट है U इज़ इक्वल टू आई प्लस जे, ठीक है, V इज़ इक्वल टू आई प्लस 2j एंड W इज़ इक्वल टू 2i माइनस 3j। ठीक है, एक सेट है जिसमें 3 वेक्टर्स है U V एंड W। क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि W इज़ सम ऑफ U एंड V, मतलब कि W इज़ इक्वल टू C1 U1 प्लस C2V। ठीक है, जिसमें C1 C2 की वैल्यू क्या है, 1 1। ठीक है, W इज सम ऑफ U एंड V, मतलब कि W को हमने एज अ U और V के लीनियर कॉम्बिनेशन से हासिल किया है। ठीक है ना, मतलब W U और V के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, W U और V के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लीनियरली डिपेंड क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर U और V की पावर 1 है, हमने इसकी पावर चेंज नहीं की। ठीक है, W इज़ लीनियरली डिपेंडेंट ऑन U एंड V। सेम फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट में ये है कि वही सेट आप उसी तरह से कोई रियल वेक्टर स्पेस लें, ठीक है, उस वेक्टर स्पेस में से आप एक सबसेट ले लें, ठीक है, सेट एस जिसमें कुछ वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब आप इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहेंगे, व्हेन, जब इसमें कोई भी एक भी ऐसा वेक्टर ना हो कि आप उसको एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर राइट कर सकें। ठीक है, when there is none of the vector in S that can be written as a linear combination of the other vectors। ठीक है, दूसरी सूरत में इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो कब होगा, जब सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स ज़ीरो हों। ठीक है, मतलब इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट करे, देन आप इसको क्या कहेंगे कि उस सूरत में ये क्या होगा, उस सूरत में आप कह सकते हैं कि आपका सेट जो है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पर मेरे पास एग्जांपल में दो वेक्टर्स हैं U और V। ठीक है, आप U और V को अगर देखें तो U इज़ नॉट इक्वल टू CV। ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल होता कि U इज़ इक्वल टू CV, कोई कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ V जो है इक्वल हो जाए U के, देन आप कह सकते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। चूँकि यहाँ पर ऐसा केस मुमकिन नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि U एंड V आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, लीनियरली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। कोई भी कांस्टेंट ऐसा C एग्जिस्ट नहीं करता कि आप उसको V से मल्टीप्लाई करें और CV जो है वो U के इक्वल आ जाए। फर्दर अगर इसको चेक भी करना है ना, तो देखें C1 V1 प्लस C2 V2, V1 V2 दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी, जो कुछ भी था U भी था अगर, तो उनकी, ठीक है ना, वैल्यूज़ पुट कर ली, इनको ऐड करें। ठीक है, C1 को और C2 को मल्टीप्लाई करके जब इनको ऐड करेंगे, देखें ये I J दो कंपोनेंट आ गए। यहाँ पर भी ज़ीरो को अगर आप डिकम्पोज कर दें, 0i प्लस 0j और इक्वेट करें, दैन C1 प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को आपस में हल किया और C1 इक्वल टू 0 आ गया एंड C2 भी इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब क्या है, इनके लीनियर V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 होने के लिए क्या चाहिए, जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो सारे के सारे एट अ टाइम 0 हों, ठीक है। देन इसको जाकर आप क्या कहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद एक थ्योरम है छोटा सा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके पास जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं कि उनमें जो वेक्टर्स है क्या वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। बहुत ही आसान मेथड है, वो ये है कि आपके पास कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स हो, ठीक है, जितने भी उसमें वेक्टर्स हैं, आपने क्या करना होगा, उन वेक्टर्स से एक मैट्रिक्स बनाना होगा, ठीक है। जब हम वेक्टर स्पेस को करते हैं ना, तो हमारे पास जो कुछ भी हो, चाहे वेक्टर्स हो, चाहे पॉलिनोमियल्स हो, चाहे मैट्रिक्स हो, हम उन सबको इंडिविजुअली जो है एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं, ठीक है। हम उन सबको वेक्टर ही कहते हैं, ठीक है। तो जब आपने उन वेक्टर को यूज़ करके मैट्रिक्स बनानी होगी, तो उसमें यह है कि हर वेक्टर एक कॉलम बनाएगा, ठीक है। जो भी मैट्रिक बनेगी उस मैट्रिक में हर वेक्टर एक कॉलम बनाएगा। देखिए आपके पास फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक सेट है, ठीक है, जिसमें 3 वेक्टर्स V1 V2 V3 हैं, ठीक है। ये सेट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैंने क्या कहा है कि हर वेक्टर, ठीक है, ये V1 है तो ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन मैं इसको वेक्टर बोलूँगी क्योंकि हम वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हर वेक्टर एक क्या बनाएगा, मैट्रिक का एक कॉलम बनाएगा, ठीक है। मैंने इनको थोड़ा सा इजी फॉर्म में राइट करें ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर एक्स भी है, एक्स स्क्वायर भी है, मतलब इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। 2 + 0x के सिमिलरली इसको भी अरेंज करके, ठीक है, जब भी आप पॉलिनोमियल को हल करेंगे तो आपने लाजमी उनको अरेंज करना होगा। सब वेक्टर्स को आप अरेंज करेंगे, ठीक है, जितने भी वेक्टर्स हैं सारे के सारे अरेंज करें उनको, और अरेंजमेंट सेम होनी चाहिए। अगर असेंडिंग है तो तीनों को असेंडिंग करें, ठीक है। अगर डिसेंडिंग है तो तीनों को डिसेंडिंग करें। देखिए मैंने इन सबको अरेंज किया हुआ है, 2 + 0x के, ठीक है। उसके बाद x + 2 को भी अरेंज किया, 2 पहले x बाद में, उसके बाद 0x के, ठीक है। उसके बाद -x + 0x एंड देन x के, ठीक है ना। इस तरह से तीनों को अरेंज करने के बाद अब मैंने क्या कहा है कि जितने भी वेक्टर्स हैं हर वेक्टर आपके मैट्रिक का एक कॉलम बना रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट वेक्टर है, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर क्या बना रहा है, फर्स्ट कॉलम। उसके बाद सेकंड वेक्टर क्या बना रहा है, सेकंड कॉलम, ठीक है। थर्ड वेक्टर थर्ड कॉलम बना रहा है। अब जब आपने ये मैट्रिक बनाना होगा ना, ठीक है, आप ख्याल ये रखेंगे कि जो हमारे ये बेसिस है ना, ठीक है, x⁻0 x⁻1 x के, ठीक है, इनको राइट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स को राइट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 0 0 मैंने यहाँ राइट कर दिया, 2 1 0 ये राइट कर दिया, -1 0 0 ये 0 1 ये राइट कर दिया, ठीक है। अब करना क्या है, आपने जब आपने अपने वेक्टर्स को यूज़ करते हुए मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है, ऑलमोस्ट जो है ना आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। मैट्रिक्स बनाने के बाद आपने क्या करना होगा, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, ठीक है। जब आपने उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा ना, ठीक है, तो वो निकालने के बाद जब आप उसको देखेंगे, ठीक है, उसको एग्जामिन करना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया है देन इसका मतलब क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया, मैट्रिक ए सिंगुलर है, इन्वर्टिबल है, देन इसका मतलब क्या है कि जो आपके वेक्टर्स थे ना वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट हैं। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आया है, ठीक है, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो गया, ठीक है ना, उस सूरत में क्या होगा, मैट्रिक जो आपके वेक्टर्स थे वो क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, मैंने इनको यूज़ करते हुए मैंने इनका मैट्रिक बनाया। अब देखें, अच्छा मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ की है कि हमारे पास मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपका मैट्रिक लोअर या अपर ट्रायंगल मैट्रिक है, दैन उस सूरत में जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज़ का प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 1 × 1 = 2, जो कि नॉन ज़ीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, V1 V2 V3 दे आर ऑल लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। मतलब कि जब आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन राइट करेंगे तो वो इक्वल टू 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि सारे के सारे जो कांस्टेंट आप यूज़ करेंगे K1 K2 K3 वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। इस वजह से ये 0 हो जाएगा। मतलब कि इनमें से कोई भी वेक्टर ऐसा नहीं है कि जिसको आप दूसरे के बाकी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में राइट कर लें, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमारे पास है मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैट्रिक्स की सूरत में देखें कैसे करेंगे। अब मैट्रिक्स में तो हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको कैसे राइट करना होगा, इन द फॉर्म ऑफ सिंगल मैट्रिक, ठीक है। इन चारों वेक्टर्स को यूज़ करके हम एक मैट्रिक कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारी कंडीशन होती है लीनियरली डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस की, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो राइट कर ली, C1 V1 + C2 V2 + C3 V3 एंड C4 V4 = 0। ये हमने V1 V2 V3 V4 सब की वैल्यूज़ इंसर्ट कर ली, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पर भी मैंने 0 या नल मैट्रिक जो है वो इंसर्ट कर दिया। यहाँ तक हो गया। उसके बाद इन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके इन सब को ऐड किया, ठीक है। ऐड करने के बाद क्या किया, इक्वेट कर दिया है करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को।
तो ये मेरे पास आ गया C1 + 0 C2 + C3 + 0 C4 = 0, ठीक है। ये वाले A12 = दिस वन, ठीक है, A21 = दिस वन एंड A22 = 0। 4 इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम इसको इजीली जो है मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक फॉर्म हो गई इसकी। सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, आपने कोएफिशिएंट लेने होंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 0 1 0, ये आ गया 1 0 1 0 0 0 1 0, ये आ गया, ठीक है। 0 1 0 1, ये आ गया, ठीक है। इस तरह से ये भी, और ये C1 2 3 एंड 4 = ज़ीरोज़, ठीक हो गया। ये हमारा है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अब अगर इसको कंपेयर करें ना, ठीक है, तो देखिए ये 1 0 0 1, ये हमारा ये था V1 1 0 0 1, ठीक है। V2 क्या है 0 0 1 0, तो ये 0 0 1 0, और कॉलम 3 क्या है 1 1 0 1, और V3 क्या था 1 1 0 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि हर मैट्रिक को आपने सेम ऑर्डर में लेकर एज अ कॉलम राइट करना। अगर आप इसको यूँ ले रही हैं तो आप बाकियों को भी सेम ऐसे ही लेंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट रो देन सेकंड रो, फर्स्ट रो सेकंड रो, ठीक है ना। इसी तरह से आप, आपकी मर्ज़ी, आप इस स्टेप को स्किप करके सिंपली इनको यूज़ करके ये मैट्रिक बना लें, ठीक है ना। इट्स ऑल ऑन योर चॉइस। अच्छा, ये करने के बाद उसके बाद आपने क्या करना होगा, उसके बाद अब आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। फोर्थ ऑर्डर है तो इजीली आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप रो ऑपरेशन लगाकर इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके इजीली इसको इसके डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या इसको एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। मैंने क्या किया, इसको मैंने कन्वर्ट किया, मैंने इसको रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। देखें क्या किया, R4 - R1 किया, यहाँ पर पहले 1 था, अब 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, मैंने कहा यहाँ पर 1 आ जाए, तो क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया है R2 R3 को, ठीक है। रो ऑपरेशन लगाया, R2 R3 को शिफ्ट कर दिया, ये यहाँ पर 1 आ गया, ये 0 हो गया, ठीक है। ये शिफ्ट हो गए 2 रोज़, ठीक है। चूँकि हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो जब भी आप रोज़ या कॉलम को शिफ्ट करती हैं, शफल करते हैं, देन क्या होता है, बाहर एक नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो मैंने एक दफ़ा शिफ्टिंग ऑपरेटर यूज़ किया, देन इट मीन्स कि वहाँ बाहर एक -1 आ गया, ठीक है। अब दोबारा से वही प्रॉपर्टी कि जब आपके पास अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, देन उस सूरत में आपका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज, ठीक है। तो ए मॉड क्या बना, -1, ठीक है। वो जो शिफ्टिंग से बाहर एक माइनस आता है, ये वो माइनस है, ठीक है। बाकी ये इन सब का प्रोडक्ट 1 × 1 × 1, ठीक है। तो ए मॉड क्या आ गया, -1, विच इज़ अगेन नॉन ज़ीरो। तो मतलब क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। जो आपको वेक्टर्स गिवन थे V1 V2 V3 V4, वो सारे के सारे क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। इसी तरह से आपने ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और जितनी भी एग्जांपल्स हैं, 2 ही एग्जांपल हैं, खैर वो भी कीजिएगा, ठीक है। एग्जांपल आप जितना भी ज़्यादा करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा एक्सरसाइज समझ आएगी, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, एग्जांपल से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई मसला हो, देन आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।